नहीं, जो राजनीतिक आदमी हैं वो गलत बात हो, सही बात हो, झूठी बात हो, कड़वी बात हो, कैसी भी हो, या तो मौन रहेगा या हाँ मिलाएगा या मुस्कुराता रहेगा, पर कभी कठोर नहीं बोलेगा। और जो संघ के विचार से ओतप्रोत होगा वो देर सवेर कठोर बोलेगा। उसके मन में आग लगेगी, उसको लगेगा कि ये मेरी आइडियोलॉजी छेड़छाड़ कर रहा है। क्योंकि अगर आइडियोलॉजी खत्म हो गई तो संघ खत्म है, संघ खत्म है तो हम खत्म है। ये परमानेंट इलाज है, कोई राजनीति वाला टेम्परेरी नहीं है। तो वो हमसे कहते थे, अरे दीदी आप ना लोगों को गाली वाली मत दिया करो, कठोर मत बोला करो, बस 10,000 इकट्ठे होने दो, बस 10,000 लोग इकट्ठे, फिर आप जो मन चाहे वो बोलना ना। तो मैंने कहा भाई 10,000 इकट्ठे क्या करो? कह रहे वैक्यूम है, वैक्यूम, ये वैक्यूम है, इसका फायदा उठाना चाहिए। तो वैक्यूम क्या था? वैक्यूम ये था कि ये माना जा रहा है कि भाई मायावती तो खत्म है और सोसाइटी के अंदर लीडरशिप और किसी की है नहीं, तो हम लोगों को इकट्ठा करके और लीडरशिप देंगे राजनीतिक, तो वैक्यूम खत्म हो जाएगा। ये वैक्यूम का उनका मतलब था। तो मैं समझता था कि भाई ये आदमी मीठा बोलता है, वैक्यूम की बात करता है, 10,000 आदमी इकट्ठे। मैंने उनको समझाया, अरे यहाँ लगभग हम 4-5 साल से 5 साल होने जा रहे हैं, और शुरू में यहाँ बड़ी बहस हुआ करती थी। नए नए तरह के नेता, नए नए तरह के लोग, नए नए तरह के संगठन चलाने वाले एक दूसरे की जिज्ञासा है, क्योंकि जूम पर मीटिंग उस समय बिल्कुल नई नहीं थी और लोगों में जिज्ञासा रहती थी। और कोविड वैसे समय था, तो यहाँ आते थे और ब्रेन स्टॉर्मिंग कह सकते हैं या बुद्धि विलास। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब, स्टॉर्मिंग का मतलब है कि जो बुद्धि पे आधारित चर्चाएं, तर्क वितर्क होते हैं अच्छे पॉजिटिव, उनको ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं। और बुद्धि विलास उसको बोलते हैं जो खाली टाइम पास करने के लिए कोई सवाल कर दिया, कोई उल्टा सीधा मजेदार सा जवाब बता दिया, टेढ़ा मेढ़ा सा, वैसे ही मजे लेने के लिए बिना सोचे समझे कि कुछ भी बोल दो, जो सामने वाले सुनेंगे देखेंगे, उनको बुद्धि विलास में। तो दोनों तरह की होती थी, सॉलिड भी और वही हवादार भी। तो यहाँ चर्चाएं चलती थी। चर्चाएं चलने में, जितनी भी चर्चाएं चलती थी उन सारी चर्चाओं में दो बातें प्रमुख रूप से निकल के आती थी। एक तो जो एट्रोसिटीज हो रही हैं उन पे लोग घंटों घंटों, रात के 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक भी चर्चाएं करते थे, क्योंकि उनके जीवन में एट्रोसिटीज के अलावा, एट्रोसिटीज मतलब जो उनके साथ में दुर्व्यवहार होता है, जो उनके अधिकार मारे जाते हैं, जो यातनाएं होती हैं उनके साथ में, जो दुर्व्यवहार होते हैं, जो बलात्कार होते हैं, जो हत्याएं होती हैं, जो गाली गलौज होती है, जो उनको दबा के रखा जाता है, ये सारी सारी जितनी भी चीजें थी एट्रोसिटीज में। तो एट्रोसिटीज का जिक्र यहाँ बढ़ चढ़कर खूब सुनाया करते थे लोग, एक से एक बढ़ के। पढ़ाई का, लिखाई का, नौकरी का, रहने का, किराए के मकान का, दुकान का, मूछों का, बाल का, दाढ़ी का, सर का, जूतों में पानी पिलाने का, पेशाब पिलाने का, टट्टी खिलाने का, बलात्कार, सब तरह का जो भी जिसने जहां देखा झेला पड़ा वो बताया करते थे। और दूसरा काम ये होता था कि वो इनके करने वालों का गुणगान किया करते थे। अक्सर जो शब्द बोला करते थे वो दबंग हैं, मनुवादी हैं, ऊंची कास्ट के हैं, ऊंचे हैं, अपर कास्ट के हैं, बमण हैं, ब्राह्मण हैं, विदेशी हैं, इस तरह से उनका गुणगान करते थे, उनका जिक्र। इस पूरी बात में कहीं भी अपना कोई जिक्र नहीं और अपनी कोई गौरव गाथा नहीं। ये जो दृश्य है ये आज भी चलता है 29 लाख संगठनों में, राजनीतिक मंचों पे, और जहां लोग कोई धर्म की, मजहब की बात करते हैं वहां अपने गुरुओं के साथ हुए अत्याचार के बारे में रो रो के बताते हैं। हमारे गुरु की हत्या कर दी, हमारे गुरु को भगा दिया, हमारे गुरु को सुना नहीं, हमारे गुरु ने बड़े कष्ट झेले, हमारे गुरु को खाना नहीं मिला, इस तरह का बताते हैं। पर इन सारी बातों में टोटली निगेटिव बात है। मतलब आपकी रही सही जो एनर्जी अगर किसी व्यक्ति में हो वो भी निकल जाए, वो भी चली जाए, कोई बात ऐसी नहीं। आप किसी भाषण में चले जाओ, भाषण से आओगे तो जोश नहीं आएगा, भाषण से निकल के आओगे तो मायूसी छाएगी। तो आदमी सोचता है, अरे यार हम तो पिटने के लिए ही हैं, हम तो मरने के लिए ही हैं, हम तो कटने के लिए ही हैं, हम तो हैं ही नीच, हम हैं ही गरीब। ये पूरा भाषण का सार दिमाग में आदमी, हमने भी बहुत भाषण सुने, किसी भाषण में कोई सॉल्यूशन नहीं है, किसी भी वार्तालाप में कोई समस्या का समाधान नहीं है। और पैसा सब मांगते हैं, पहले डराते हैं,
डिप्रेस करते हैं और फिर चंदे की पर्ची आके खिसका देते हैं और फिर घुर्राते हैं, तुम कर लो, तुम्हारे बस की है तो। अरे हम कर रहे हैं, तुम पैसा नहीं दे सकते क्या? तुम इतनी तनख्वाह कमा रहे हो, तुम्हारी इतनी नौकरी है, तुम्हारा ये है वो है, तुम एक 5,000 नहीं दे सकते, एक 2,000 नहीं दे सकते? ये धमकी और ये धंधा साथ में और चलता है। तो ये चीजें पोर्टल पे भी यहाँ सब लोग रोआ पीटी मचाया करते थे। तो पुलिस की प्रताड़ना के बारे में बात होती थी, पुलिस हमारी एफआईआर नहीं लिखती, पुलिस हमें मारती है, झूठे मुकदमे फंसाती है, और हमारी वहाँ हत्याएं हो गई, वहाँ हमारी बलात्कार हो गया, हमको इसका एजिटेशन करना चाहिए, हमको इसका प्रदर्शन करना चाहिए, हमको इकट्ठे होना चाहिए, हमको वहां चलना चाहिए। यहाँ पोर्टल में बात करते हो, वहां हत्या होगी वहां क्यों नहीं गए, वहां जुल्म हो गया वहां क्यों नहीं गए, वहां लूट मच गई वहां क्यों नहीं गए, वहां बच्चा मार दिया वहां क्यों नहीं गए, वहां युवा मार दिया वहां क्यों नहीं गए? ये बातें जो बाकी लोग सुनते थे वो कहते थे हाँ भाई ठीक बात है, जब समन संघ के इतने सारे लोग हैं और ये तो सब यहाँ बातें कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं गए, ये आंदोलन में क्यों नहीं गए, या सरकार ने कोई एट्रोसिटीज की हमारे खिलाफ तो धरने प्रदर्शन में क्यों नहीं गए? ये बार बार वो लोग जो परेशान रह जाते थे उनको लगता था कि ये जो कुछ लोग इकट्ठे हैं इनको जाना चाहिए। तो यहाँ हम जब कंक्लूड करते थे तो उनको बताते थे कि भाई पिछले 70-76 साल से आप यही कर रहे हो, कोई मर गया तो एफआईआर लिखवाने के लिए लाश को लेके सड़क पे बैठ जाते हो, गांव में कहीं बैठ जाते हो। हम जब तक लाश का क्रियाक्रम नहीं करेंगे, जब तक हमारे साथ न्याय नहीं होगा। और क्या न्याय है? एफआईआर तो लिख जाए कम से कम, बस एफआईआर ही न्याय है, लिख जाए। उसके लिए 2-2 3-3 दिन धरना, और लिख गई तो बात खत्म। ना कोई पैर को कौन जानता है, ना ज्यादा पढ़ा लिखा है, ना कोई वकील है, ना इतने ज्यादा सबूत सबूत मिटा दिए जाते हैं। अब कोर्टों में चलता रहता है मामला, कुछ जाता ही नहीं तो वो बिना पैरवी के वो काम खत्म हो जाता है, सब छूट छाट जाते हैं और कहीं कुछ नहीं होता। फिर दोबारा लाश गिरती, फिर तिबारा गिरती, फिर एफआईआर लिखवाओ। तो एफआईआर लिखवाने का काम ही मुश्किल हो गया, पुलिस के दरोगा से मिलने का काम ही मुश्किल हो गया, किसी एसडीएम से डीएम से बात करने का काम भी मुश्किल हो गया। ये सब शौर्य गाथाओं के रूप में यहाँ लोग बताते थे कि हमने वहाँ डीएम से बात की, हम डीएम को डीसी को विज्ञापन देने गए, हमने फोटो खिंचवा के लोग डालते थे, धरने प्रदर्शन के फोटो डालते थे। तो हम यहाँ ये पूछा करते थे कि भाई कितने सरकारी जो एट्रोसिटी जब तक हुई हैं, तुम्हारी नौकरी गई, जमीन गई, रिजर्वेशन गया, या अधिकार बदल दिए या नियम बदल दिए, कौन सा तुम वापस करा पाए? एक बताओ जो तुम वापस करा पाए हो। या जितनी एट्रोसिटीज हुई हैं उनकी कौन सी गारंटी है कि वो दोबारा एट्रोसिटीज ना हो, और जो एट्रोसिटीज हुई हैं उनमें पूरा न्याय मिले? एक दिखा दो, एक उदाहरण दिखा दो। तो हम उनको बताते थे कि भाई देखो, ये सिर्फ सारे संगठन काम कर रहे हैं, इससे बात नहीं बनने वाली है। क्यों नहीं बनने वाली है? क्योंकि ये घटना के बाद में जाके, जब घटना घटती है तो वहां जाके रोआ पीटी मचाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। उस समय लोग आक्रोश में होते हैं, भावनात्मक रूप से घायल होते हैं। किसी का मर गया, किसी के यहाँ बलात्कार हो गया, किसी की हत्या हो गई, तो भावनात्मक रूप से जोश रहता है। पर वो जोश कितनी देर रहता है? जब तक लाश पड़ी है तब तक, जब तक एफआईआर नहीं दिखी है तब तक, या कोई मुआवजे का 10-20 हजार 50,000 मिल गया तब तक। उसके बाद वो जोश गायब। फिर वो परिवार अकेला रहता है, वो परिवार जाने वो जाने, कोर्ट केस वगैरह हुआ नहीं हुआ, वो गया गया नहीं गया, कुछ पैसे वैसे देके गवाहियां बदलवा दी। परिवार भी सोचता है भाई मैं भी क्या करूं, मरने वाला मर गया, अब 10-20-50 हजार रुपये मिल रहे हैं तो कम से कम मेरा जीवन कुछ चल जाएगा। तो वो सोच कर रह जाता है। फिर अगली लाश गिरती है, मारने वाला जानता है कि 10-20-50 हजार रुपये देना है, 2-4 दिन शोर मचाएंगे, उसके बाद में फिर कुछ नहीं होगा। तो मारने वाले का क्रम लगातार चलता रहता है ताकि मरने वालों का मनोबल गिरा रहे और वो मरने को तैयार रहे। ये सिस्टम चल रहा है। तो हम बताते थे कि भाई देखो, समन संघ ये चाहता है कि अगली लाश ना गिरे, समन संघ ये चाहता है कि अगली बार सरकार कोई एट्रोसिटीज ना करे, समन संघ ये चाहता है कि मारने वाले की हिम्मत टूटे, समन संघ ये चाहता है कि मारने वाला कोई क्राइम करने से पहले 100 बार सोचे, समन सिंह ये चाहता है कि अगर कोई किसी को मारे तो उसको ऐसी सजा मिले कि अगले मारने वाला 1000 बार सोचे। और समन सिंह ये चाहता है कि ये स्थिति उल्टी होनी चाहिए जैसे पहले थी। ये सोच है समन संघ की। समन संघ एट्रोसिटीज पर हाय हाय करने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए, पुलिस के आगे गिड़गिड़ाने के लिए, नेताओं के आगे गिड़गिड़ाने के लिए काम नहीं कर रहा है, और इससे बात बनेगी नहीं। आप एक एक लिहाज के पास जाओगे, एक बलात्कार के पास जाओगे, देश में तो दसियों हजार हो रहे हैं, दसियों हजार चार तो खबर भी नहीं आती, गांव गांव में अत्याचार है, कैसे करोगे?
तो इसका सिस्टम है उस हिसाब से, जैसे 2 करोड़ सिख हैं और वो पहले सिख नहीं थे, 500 साल पहले वो सिख नहीं थे, 500 साल पहले वो साधारण लोग हुआ करते थे, पर अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए वो इकट्ठे हो गए। और इकट्ठे होने के बाद में उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, कोई सरकार नहीं बनाई, कोई संवैधानिक पद पर नहीं बैठे, बस वो इकट्ठे हो गए, उन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई। उस पहचान के तहत में आज वो सरदार कहलाए जाते हैं। और अगर उनका कोई बच्चा भी कहीं कोई छेड़ दे या कोई पगड़ी उतार दे किसी देश में भी, मतलब किसी देश में भी, तो भारत सरकार को ये कहना पड़ता है कि भाई आपने हमारे आदमी की बेइज्जती की है, माफी मांगो। और यहाँ बच्चा घूमता रहे उनका, तो कोई कुछ कहेगा नहीं कि सरदार का बच्चा है। तो उनकी जो यूनिटी और जो इकट्ठे हुए, उन्होंने जो एक रूप और एक रंग बनाया और एक कमान एक फरमान बनाया, और वो चाहे भले ही मजहब के नाम से इकट्ठे हुए हो, चाहे किसी तरीके से इकट्ठे हुए हैं, वो जो उनकी पहचान बनी है एक, उस पहचान के कारण, इकट्ठे रहने के कारण उन पे एट्रोसिटीज नहीं होती। वो करते हैं पर उनके ऊपर होती नहीं, और गलती से कोई कर दे तो पछताता है कि क्यों सरदार के बच्चे को छेड़ दिया। वैसे ही जो मुस्लिम लोग हैं, भारत में मुस्लिम कोई धर्म नहीं था, वो बाहर से आया हुआ है धर्म। पर यहाँ के लोगों ने यहाँ की पुरानी व्यवस्था से परेशान होके मुस्लिम धर्म को अडॉप्ट कर लिया, मुस्लिम हो गए। 15 करोड़ से लेके 20 करोड़ के करीब बताए जाते हैं। वो फ्राइडे को इकट्ठे होते हैं, फ्राइडे को उनकी नमाज होती है, फ्राइडे को वो सब एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं। कोई उनको कितना ही दबाए, चाहे उनको रोटी मिले ना मिले, चाहे वो ठेले पे सोए, चाहे उनके घर में टाट के पर्दे टंगे, चाहे उनके यहाँ कुछ होना हो, पर उनके जज्बे और उनके सर ऊंचे हैं, उन पे एट्रोसिटीज नहीं होती। बेशक वो भूखे हैं, बेशक उनके पास पैसा नहीं है, बेशक वो अनपढ़ रह गए, किए गए, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, पर एट्रोसिटीज नहीं है। कोई एक आध केस होता हो, वो भी पंचायत करने के लिए सियासत के हिसाब से, पर जनरल एट्रोसिटीज नहीं है जैसी हमारे समड़ों के ऊपर चलती हैं, ऐसी नहीं है। ये बात हम कंक्लूजन में उस समय बताया करते थे कि भाई परमानेंट सॉल्यूशन हमारे किसी भी संगठन के पास नहीं है। संगठनों में एक बहस लगी हुई है कि कहीं लाश गिरी तो जाके, राजनीतिक संगठन की बात कर रहा हूं, तो जाके वहां फोटो खिंचवाना और जाके ये कहना कि देखो हम आए हैं, वहां माइक पे लंबी लंबी बातें छोड़ना ताकि लोगों का ध्यान जाए और बाद में उनको टिकट मिल जाए, बस इतना पर्पज है उनका। और वो पटल से बहुत जल्दी गायब हो जाते हैं, या तो टिकट मिलने के बाद, या उनका कहीं ना कहीं काम बन जाता है, बात खत्म हो जाती है। पर परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, और परमानेंट सॉल्यूशन की कहीं कोई उम्मीद है भी नहीं। और वो उम्मीद क्यों नहीं है? क्योंकि सारे अनुभव करके देखे हैं, सारी प्रैक्टिस करके देखी है, सारे फार्मूले आजमा के देखे हैं, संगठन बना के देखे, सामाजिक संगठन बना के देखे, राजनीतिक संगठन बना के देखे, आर्थिक संगठन बना के देखे, जो दल बल हैं, सेना समता, टाइगर फोर्स, लड़के वड़के, ये सब बना के देखे, जो सरकारी कर्मचारी संगठन है वो बना के देखे, पर क्राइम नहीं रुका, पर एट्रोसिटीज नहीं रुकी, बढ़ गई, हर जगह बढ़ी। क्योंकि सामने वालों को ये पता है कि ये इकट्ठे नहीं है, इनकी कोई पहचान नहीं है, ये एक आवाज में इकट्ठे नहीं हो सकते। और ये बात ठीक है कि एक आवाज में इकट्ठे नहीं हो सकते। आप कोई सी आवाज लगा लो, जो आपको अच्छी लगे वो आवाज लगा लो। चलो जोर से बोलो कि हम अम्बेडकरवादी हैं, इकट्ठे कर लो कितने अम्बेडकरवादी हैं। जब आप अम्बेडकरवाद का नाम लेके इकट्ठा करोगे, तो अम्बेडकरवाद के नाम पे सब अपने अपने संगठन लेके आ जाएंगे। 10-12 वाम सेवा आ जाएंगी, 10-12 समता संघ दल आ जाएंगे, 10-12 भारतीय बौद्ध महासभा आ जाएंगी, सब अलग अलग, वो इकट्ठे नहीं है। अम्बेडकरवाद को मानने वाले लोग सब टुकड़ों में टूटे हुए हैं, लगा के देख लो आवाज। हर आदमी फोटो लेके आएगा डॉक्टर अम्बेडकर का, पर डॉक्टर अम्बेडकर की बात नहीं मानेगा, इकट्ठा होकर नहीं आएगा, और ना वो इकट्ठे हो सकते हो ना वो हैं। अब आवाज लगा के देखो कि हम मूल निवासी हैं, मूल निवासी नारा चलता है, तो मूल निवासी कई प्रकार के निकल आएंगे। कोई बोरकर का मूल निवासी निकल आएगा, कोई ताराराम महना का मूल निवासी निकल आएगा, कोई झल्ली का मूल निवासी निकल आएगा, कोई कहीं का मूल निवासी निकल आएगा, अलग अलग तरह के मूल निवासी, पर ये इकट्ठे नहीं होते। आप लगाओ बहुजन का नारा, तो 50 तरह के बहुजन निकल के बाहर आ जाएंगे, पर सब अलग अलग आएंगे। आप लगाओ कहीं ओबीसी का नारा, तो 1000 तरह के ओबीसी बाहर निकल के आ जाएंगे। आप लगाओ कहीं कि हम बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्ट का नारा, तो कितने प्रकार के बुद्धिस्ट निकल के आएंगे, कितने प्रकार के, कोई ही यानी, कोई महायानी, कोई तंत्र यानी, कोई जंत्र यानी, कोई अलग तरह का विपश्यना वाला, कोई कुछ निकल, पर वो साथ नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे। आप लगाओ नारा कि हम यहाँ सरकारी कर्मचारी हैं और सारे के सारे रिजर्वेशन से आए हैं, आपको 1000 यूनियन एसोसिएशन मिल जाएंगे, सब अलग अलग, एक एक डिपार्टमेंट में 3-3 मिल जाएंगे, सब एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी हुई। तो कौन सा नारा लगाओगे जिससे आप इन लोगों को ये कह सको कि आप एक कमान एक फरमान में एक आवाज पे इकट्ठे हो जाओ? आप देते रहो आवाज। आप आवाज लगाओ कि महाराष्ट्र के लोग इकट्ठे हो जाएं, तो महाराष्ट्र के लोग 20 प्रकार से अलग अलग इकट्ठे होंगे, एक साथ नहीं आएंगे, साथ साथ टुकड़े बड़े बड़े सारे सारे। एक का नेता
मानकर है, एक का नेता सुरेश माने है, एक का नेता प्रकाश अम्बेडकर है, एक का नेता दूसरा अम्बेडकर है, एक का नेता तीसरा है, एक का नेता चौथा है। कुछ कांग्रेस में, कुछ बीजेपी में, कुछ पहली भारतीय बौद्ध महासभा में, कुछ दूसरी भारतीय बौद्ध महासभा में, कुछ पहली समता संघ दल में, कुछ दूसरे में। किसी ने अगाड़ी बनाई है, किसी ने पिछाड़ी बनाई है, लगाते रहो आवाज, कुछ नहीं होता। ये समस्या के समाधान के लिए कोई भी तरकीब काम नहीं करती सिवाय एक तरकीब के, और वो तरकीब काम कर रही है। वो तरकीब है कि आप आवाज लगाओ कि ब्राह्मण कितने हैं, समण आवाज मत लगाओ। तो एक भी आदमी नहीं बोलेगा कि हम ब्राह्मण हैं, क्योंकि हम जो आवाज लगा रहे हैं वो उन लोगों में लगा रहे हैं जो ब्राह्मण नहीं है। तो पूछो, जो बुद्धिस्ट है वो कहेगा मैं ब्राह्मण नहीं हूं, जो समता संघ दल में वो कहेगा मैं ब्राह्मण नहीं हूं, जो वाम सेब में वो कहेगा मैं ब्राह्मण नहीं हूं, जो किसी राजनीतिक पार्टी में है, बीएसपी में, बहुजन में, या फलान, वो कहेगा मैं ब्राह्मण नहीं हूं। जो कोई सरकारी कर्मचारी का SC ST कहेगा मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। कोई वाल्मीकि है, कोई खटीक है, कोई पासी है, कोई धोबी है, कोई चमार है, कोई महार है, वो कहेगा जी मैं। तो आपको एक भी ब्राह्मण की आवाज सुनाई नहीं देगी। और अगर आप आवाज लगाओगे कि बताओ कौन वाल्मीकि है, तो एक हाथ उठेगा, चार हाथ उठेंगे। आप लगाओ कौन चमार है, तो दो चार उठेंगे। आप लगाओ कौन जाटव है, तो दो चार उठेंगे। तो कौन कुली है इसमें, कौन कोरी है, कौन उसमें पासी है, कौन माली है, कौन उसमें मौर्य है, कौन कुशवाहा है, कौन उसमें माला है, कौन मादिगा है, कौन उसमें चंडाल है, कौन उसमें परिया है। लगाओ आवाज, तो अलग अलग आवाजें आएंगी। पर जब आप ये आवाज लगाओगे कि बताओ कौन कौन समण है, तो आपको इतनी आवाज सुनाई देंगी, इतनी आवाज सुनाई देंगी कि आप यूं कहोगे ये हो क्या रहा है। क्योंकि जो ब्राह्मण नहीं है वो व्यक्ति समण है। ये बात बहुत तेजी से जानकारी में जा रही है, और इसके टुकड़े ना हो, इसलिए इसके 10 गोल्डन नियम सबसे इंपॉर्टेंट है। 10 गोल्डन नियम। पहला नियम है केवल समण, यानी कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, इस पूरे पूरे जो स्थिति चल रही है, जो ये सिद्धांत है, उसमें ब्राह्मण की एंट्री नहीं है। चाहे ब्राह्मण कुछ भी है, चाहे ब्राह्मण अपना घर मकान बेच के दे दे, चाहे वो आपको जीवन जीने के लिए खून दे दे अपना सारा, पर फिर भी वो समण संघ का हिस्सा नहीं हो सकता। चाहे उसको कितना ही आसान हो, चाहे वो कितना ही अच्छा आदमी हो, पर ये सिर्फ समणों के लिए है। इसमें समण ही आ सकता है। पहला नियम जो इसको बचा के रखता है। दूसरा नियम, दूसरा नियम है चंदा कभी नहीं। क्योंकि चंदा वो चीज है कि जो गरीब और मजदूर आदमी होता है, हमारा ही जो संगी होता है, वो बड़े अच्छे मन से काम करने के लिए आता है। पर चांदी के सिक्कों की खनक ऐसी होती है कि आपको याद होगा कि आए थे उस पे जो वो तवायफ का कोठा होता है, कोठे को हटवाने के लिए, और चांदी की खनक देख के खुद ही मुजरा करने लगे। मतलब जो आदमी किसी अच्छे काम के लिए आता है, अगर उसको पैसे मिलने शुरू हो जाएं, तो अच्छा काम गया साइड में, पहले वो पैसा देखेगा कि पैसा कहां से आता है। ऐसे उदाहरण हुए हैं, जैसे बाम सेफ्टी के अंदर कुछ पेड वर्कर रखे गए। बात ये हुई थी कि भाई समाज उनको पैसा देगा और उनको मानदेय मिलेगा। मानदेय मतलब उनकी मान्यता के हिसाब से थोड़ा बहुत खर्चा चलाने के लिए 10,000, 8,000, 15,000। और वो समाज में जाएंगे और समाज में जाके वो लोगों से बातचीत करेंगे और चंदा इकट्ठा करके लाएंगे। पर जब वो चंदा इकट्ठा करके लाने लगे तो समाज की बात बताना पीछे रह गया, और चंदा इकट्ठा करना पहला काम हो गया। क्योंकि उसमें कमीशन मिलने लगा उनको, तनख्वाह के साथ साथ कमीशन भी। 40-60 की रेस हो गई। 40% आप रख लो जितना लाए हो, 60% संस्था को दे दो, बाम सेब को। ऐसे कई लोगों ने बताया। तो चंदा जहर है दरअसल। समाज का काम तो समाज के रिसोर्सेज से चलेगा, सामाजिक काम तो समाज के द्वारा लाए गए संसाधनों से चलेगा। पर सीधा पैसा लेना हमेशा से बुरा रहा है। सोना चांदी जमीन जायदाद पैसा सीधा लेना, कैश या कैश जैसी वस्तु लेना हमेशा बुरा रहा है। इसलिए पुराने संघ में तो कहीं कुछ चंदे वंदे का मिलता नहीं। पर भिक्खु संघ में नियम मिलता है कि भिक्खु जो लोग हैं वो सोने चांदी को, पैसे को हाथ नहीं लगा सकते, कीमती वस्तु नहीं ले सकते। उनको खाना और उनके लिए चीवर, या कोई उनको कुटिया उटिया बना के दे दे या बिहार बना के दे दे तो रहने के लिए, उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं। बस इतना भर उनका काम था। और दोपहर का भोजन 12 बजे से पहले 80% खाने को मिल जाए, इतना काफी था। बस वो भी पका पकाया, कच्चा भोजन ले नहीं सकते, कच्चा, ऐसा नियम। तो समन संघ ने इस बात को समझा कि भाई अगर पैसे की चंदी, अगर चंदे की पर्ची कट गई और चंदे की रसीद लेके आदमी घूम घूम गया, तो चंदे की रसीद का बहुत बुरा अनुभव है।
पहली बात तो छपवाने वाला जो छपवाता है वो छपवाता है 5 करोड़ के चंदे की रसीद। अनुभव बता रहा हूँ आपको, ऐसे होता है सभी में, क्योंकि सभी संगठनों में देखा है मैंने। फिर वो 5 करोड़ की चंदे की रसीद को पूरे देश में बांटता है सरकारी कर्मचारियों के हर एक दफ्तर में। वहां कुछ एजेंट होते हैं, एजेंट उनको बोल रहा हूँ कि जिनका इंटरेस्ट होता है, जो 2-3 लोग होते हैं, वो चंदे की रसीद लेके जाते हैं। हाँ भाई, ये समस्या आ गई है, हमारा आरक्षण जा रहा है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट केस लड़ना है, वकीलों की लाखों की फीस देनी है, लाविला तू क्या देगा। तो उसको डराते हैं, धमकाते हैं, और उससे 1,000, 500 जो भी ले आते हैं। वो चंदे की रसीद जो करोड़ों की, 5 करोड़ की छपती है और वो चली जाती है, वो वापस नहीं लौटती। उनमें से कुछ की खो जाती हैं। कुछ कहता है जी मेरे पास तो चंदा नहीं। कुछ में 500 का ऊपर वाली रसीद में 500 लिखा होगा, तो नीचे वाली रसीद में 50 लिखा होगा, एक जीरो गायब हो जाती है। कुछ की क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट छप जाती हैं, कुछ लोग डुप्लीकेट छपवा लेते हैं, कुछ वापस ही नहीं करते। पर 5 करोड़ की जिसने भेजी है उसे चिंता नहीं है, वो कह रहा है 1 करोड़ की तो वापस आएंगी। तो अगर 1 करोड़ भी वापस आ गया तो भी बहुत है, कौन सा वकील को 1 करोड़ जाना है, वकील तो 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का। तो वो 1 करोड़ रुपया आता है, तो उसमें फिर मटर गश्तियां होती हैं, तो सब अपना अपना शेयर बांट देते हैं, जितने भी इकट्ठा करने वाले हैं। लास्ट में जहाँ कलेक्ट होती हैं, वो भी एक आध कार्यक्रम लगा के कहता है सब पैसा बराबर हो गया, वो भी अपना घर परिवार चला लेता है। चंदे का धंधा बन गया। बाबा साहब की जयंती आए तो लाओ चंदा, भगवान बुद्ध की जयंती आए तो लाओ चंदा, किसी महापुरुष की जयंती आए तो लाओ लाओ चंदा। और चंदे का हिसाब कोई नहीं देता, क्योंकि कोई रजिस्टर्ड फर्म तो है नहीं, और कितनी छपी कितनी नहीं, कोई ऑडिट है नहीं। मैं सारे संगठनों नहीं कह रहा, 2-4 संस्थाएं ऐसी हैं जो ध्यान रखती हैं, और अच्छी संस्थाएं भी हैं, पर वो वहीं तक महदूद हैं, बस जहां तक वो हैं। और सारे नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसी संस्थाएं भी देखी हैं जिनका हिसाब ऑडिट वो लेते हैं और लोगों को देते हैं, पर उसमें भी गड़बड़ हो जाती है। उसमें 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो सेल परचेज करते हैं, उस परचेज में से अच्छा खासा पैसा खा जाते हैं, सेल में से अच्छा खासा पैसा खा जाते हैं। तो ये जो समस्या है पैसे वाली, ये हमेशा के लिए खत्म कर दी। ना तो चंदा लेंगे और ना ही इसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण नहीं कराएंगे, क्योंकि पंजीकरण कराएंगे तो अकाउंटिंग हो जाएगी, अकाउंटिंग हो जाएगी तो अकाउंट खुल जाएगा, अकाउंट खुल जाएगा तो चंदा आएगा, चंदा आएगा तो फिर धंधा हो जाएगा। या जो जिसके नाम से पंजीकरण कराएंगे वो मालिक हो जाएगा, मालिक हो जाएगा तो वो हटेगा नहीं, हटेगा नहीं तो फिर ये संगठन की जगह, संघ की जगह संगठन बन जाएगा। पंजीकरण होगा तो इसके पदाधिकारी होंगे, और पदाधिकारी होंगे तो फिर संगठन में और इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा, इसलिए पंजीकरण नहीं कराएंगे। और ना संघों का पंजीकरण होता है। 120 करोड़ लोगों का कौन पंजीकरण करेगा, ये तो सारे सारे समण है, 120 करोड़ लोग हैं। देर सवेर सबको पता होना ही है कि हम समण हैं, इसलिए पंजीकरण भी नहीं कराएंगे। तो पंजीकरण भी इसका खत्म कर दिया, और चंदा भी इसका खत्म कर दिया। अब जाति अभ्यास पे आ गया। जो लेटेस्ट बीमारी है पिछले कुछ सालों से, वो जाति है। जाति एक ऐसी बीमारी है कि आपकी जाति लिखित में कहीं नहीं है कि छोटी है या बड़ी है, या जाति है भी या नहीं है, या जाति क्या होती है क्या नहीं। हालांकि इसका पूरा विश्लेषण समझ संघ बताता है कि जाति नेम ऑफ वर्क है, काम का नाम है। अब वाले काम का नाम, पहले वाले वर्ग का नाम, या पीछे वाले वर्ग का नाम, या कोई काम किया नहीं किया पर काम का नाम है। चाहे आपने काम किया हो या ना किया हो, पर काम है, काम का नाम ही। जैसे आज के समय अगर कोई कुम्हार है, अब उसके बच्चे पढ़ के अफसर बन गए हों, या किसान बन गए हों, या वो टेलर बन गए हों, या वो दूधिया बन गए हों, पर नाम उसका कुम्हार ही रहेगा कि ये बर्तन बनाने वाला है। अरे वो बर्तन बनाता नहीं, तो अब काय का बर्तन बनाने वाला है, पर वो रहता उसी से, क्योंकि संविधान के तहत में जो आरक्षण के लाभ मिलते हैं, वो उस नाम से मिलते हैं जिस नाम से प्रताड़ना रजिस्टर्ड हुई है। कि भाई ये लोग थे काम करने वाले, इनके ये काम थे, इसमें कुम्हार, धोबी, इसमें कोरी, इसमें नाई, इसमें तेली, इसमें तमोली, ये सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ प्रताड़ना हुई है, जिनके अधिकार सारे खा लिए गए हैं और इनको पीछे हटाया गया है। तो इनको आगे बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन देना है, इसलिए कास्ट का नाम लिखना जरूरी है, इनके काम का नाम लिखना जरूरी है पुराना। अब चाहे भले नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति कुम्हार है और वो लग रहा अफसर है, तो अब वो कुम्हार नहीं है, अब वो अफसर है, पर उसको जो हर्जाना मिल रहा है, जो कंपनसेशन मिल रहा है, वो कुम्हार होने के नाते मिल रहा है, इसलिए वो नाम चलता है। अगर वो रिजर्वेशन नहीं होता तो इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता भी नहीं होती, कोई जरूरत ही नहीं थी इसकी, क्योंकि जब चुनाव लड़ना नहीं रिजर्वेशन से, नौकरी लेनी नहीं, पढ़ना नहीं, तो काय के कागज फाड़ने बेकार है, फिर जाति का कोई मतलब था भी नहीं। पर जाति का सामाजिक दुरुपयोग बहुत होता है। जो लोग काम करने वाले लोग हैं उनको उनको नीचा करके, और जो लोग काम नहीं करने वाले लोग हैं वो अपने को ऊंचा करके रहते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों के दिमाग में ये बात डाली जाती है कि हम नीच हैं, और कुछ लोग ऐसे ऊंच हैं जिनकी जाति नहीं है। ये बड़ी मजेदार सी सिचुएशन है। मतलब जिसकी जाति नहीं है वो ऊंचा, और जिसकी जाति है वो नीचा। ये ठीक ऐसे है कि जो पढ़ा लिखा है वो तो नीचा, और जो अनपढ़ है वो ऊंचा। मतलब जाति का ही अगर पैमाना था तो सबकी जाति होनी चाहिए थी, पर वमनों की जाति नहीं होती, वमनों के वर्ण होते हैं। वो वर्ण को कई बार धोखे से लोगों को बोल देते हैं जाति। क्यों नहीं है जाति उनकी? क्योंकि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। क्योंकि जो बाहर से आदमी आता है वो काम करता नहीं। जैसे हम गए घूमने के लिए, अब हम 10 दिन घूम के आए बाहर, अब 10 दिन घूमने गए तो वहां काम थोड़ी करने गए थे हम।
हमारा क्या काम, हम तो वहां सैलानी थे, घूम के आ गए मजे से। तो हमारा वहां कोई काम ही नहीं है। अगर मान लो वहां में लाइन में खड़ा करके कोई पूछे कि भाई बताओ तुम्हारी क्या काम है, तुम्हारा क्या काम है, जो हमारा नंबर आएगा हम कहें भाई हमारा कोई काम नहीं, हम तो घूमने आए, मौज मस्ती करने आए। हम तो खाना बदोश लोग हैं, अभी हमारे पास खाना वाना है तो ठीक है, और खाना नहीं होगा तो मांग के खाएंगे। हम तो मांगते हैं भैया, हम तो, हमें खाना दो, हमें काम नहीं आता, हम तो बाहर से आए हैं। तो जो लोग बाहर से आए, जिनके पास खाना नहीं, जो मांग के खाते थे, याचना करके खाते थे, याचक थे, बम थे, बमड़ थे, बामण थे, वो लोग, उन लोगों की जाति नहीं मिलती, वो जाति है ही नहीं। तो जाति का अभ्यास नहीं करने देते हम, क्योंकि हम आपस में जाति की प्रैक्टिस क्यों करें। हमारे काम जो पुराने थे वो खत्म, नए काम जो थे, नए कामों की बात करेंगे, पर इसमें जो ऊंच नीच का भेद है जाति का, उसका अभ्यास नहीं करने देंगे। क्योंकि हर एक व्यक्ति को समझाना बड़ा मुश्किल है कि जाति काम का नाम है, या जाति होती नहीं है, या जाति सब माइंड का नोटेशन है, माइंड में पैदा होती है, मन से बनती है, मन से खत्म होती है। जो यहाँ लगातार जुड़ते रहते हैं उनको तो हम जाति के बारे में बताते रहते हैं, एक किताब भी आ गई है, पर सबको ये बताना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जाति का अभ्यास पूरी तरह से खत्म कर दिया कि समन संघ में जाति का अभ्यास नहीं होने देंगे। तो समन संघ को चलाने की व्यवस्था भी पुरानी है कि समन संघ अपना काम कैसे करेगा, समन संघ अपनी व्यवस्थाएं कैसे चलाता है, समन लोग अपनी व्यवस्थाएं कैसे चलाते हैं। चाहे वो धम्मिक संघ हो, चाहे वो पुराना समन संघ हो, चाहे वो आधुनिक भारत का, भारतीय संविधान का संघ हो, भारत गणराज्य संघ का संघ हो, और चाहे अब ये जो समन संघ है जो पुराना है, जो अब निकल के बाहर आया, चाहे ये हो, इन सबकी व्यवस्था सांघिक है। सांघिक मतलब बाय द संघ, फॉर द संघ, ऑफ द संघ, संघ के द्वारा, संघ के लिए, संघ की। वो कैसे होती है भाई, व्यवस्था चलाने के लिए कुछ नियम चाहिए, और नियम के लिए कोई ना कोई प्रस्ताव रखेगा, और उन प्रस्ताव जो रखेगा उसको कोई संचालित करेगा। तो लोग इकट्ठे होते हैं पंचायत में, एक साथ इकट्ठे होते हैं संघ में, और वहां कहते हैं जी ये पंच हैं 5 लोग, या ये 2 लोग हैं, या 3 हैं, या 10 हैं, जैसे बनाना चाहो। और फिर कह दिया हाँ भाई अपनी बात रखो, क्या गांव में परेशानी आई। कह जी गांव में परेशानी ये आई कि जो पानी है, वो पानी का निकास जो कटाव था वो ज्यादा हो गया, मेरा खेत कट गया, इसका खेत बच गया, इसका बढ़ गया, मेरा घट गया, ये समस्या आई, इसका फैसला कर दो। तो फिर नियम बना दिया कि पानी का कटाव जो होगा वो पुराने समय से, पुराने हिसाब से माना जाएगा, इसलिए उसको दुरुस्त कर दो और लाइन को सीधी कर दो, बात फैसला हो गया। सब मान्य हो गया, सबने अनुमोदित कर दिया, नियम बन गया कि अगर कभी पानी कटेगा और किसी के खेत में कटाव ज्यादा हो गया तो उसको ठीक करके उसका खेत उसे वापस मिलेगा। ऐसा नहीं है कटाव हो गया तो जिसका कटा है उसका छोटा खेत हो गया और जिसका नहीं कटा उसका बढ़ गया, ऐसा नहीं चलेगा। तो नियम बन गया, तो सबके द्वारा बना, पंचायत के द्वारा वही व्यवस्था चली। ऐसी व्यवस्था पुराने समर संघ में, ऐसी व्यवस्था भिक्खु समर संघ में, ऐसी व्यवस्था भारतीय संविधान में, और ऐसी व्यवस्था समन संघ में लागू की पहली बार। सारे संगठनों से अलग ये संघ, जो सांघिक व्यवस्था है, वो समन संघ ने लागू की। और हर एक तारीख को समन संघ अपना हाउस लगा के नियम बना लेता है, अनुमोदित करा लेता है, और उस पर काम करता है। तो ये सांघिक व्यवस्था हो गई। तो इसमें व्यक्ति की नहीं चलती, प्रस्ताव तो व्यक्ति ही रखता है, पर चलती इसमें संघ की है। तो प्रस्ताव तो व्यक्ति इसलिए रखता है क्योंकि कोई तो प्रस्ताव रखेगा, और जब प्रस्ताव आते हैं तो संघ डिसाइड करता है कि ये प्रस्ताव नियम बनेगा या कूड़े में जाएगा। तो कूड़े में जाएगा तो कूड़े में फेंक दो उसको, और अगर संघ ने उसका हिस्सा ले लिया या उसको पास कर दिया तो वो संघ का नियम हो गया, उसको सब लोग मानते हैं। तो ये संघवाद है। तो ये जो व्यवस्था थी संघवाद की, ये की। फिर एक बीमारी देखी, पद पोस्ट प्रतिष्ठा। पद पोस्ट प्रतिष्ठा और ये जो मंच की जो बीमारी थी, ये आदमी में भेदभाव करती है। कुछ लोग ऊपर बैठ गए, कुछ लोग नीचे बैठ गए, क्या मतलब है। बस जिसको बोलना है वो जितना बोलना जाके ऊपर खड़ा हो जाए ताकि लोगों को उसका चेहरा दिखाई दे। और जब उसका बोलना खत्म हो गया तो वो टंग के क्या करेगा, जैसे कैलेंडर हिलता रहता है वहां टंगा हुआ है, शकल दिखा रहा है, क्या करेगा शकल देख के। वो नेता है क्या, तू प्रमुख आदमी है क्या, तूने अपनी बात रखी साइड नीचे आ, जो चला रहा है वो चलाता रहेगा। तो कुछ कुछ आदमियों को प्रमुख बनाने की जरूरत क्या है। सारे आदमी जब बराबर हैं, काम सबको करना है, करो। तो समानता का भाव रहना चाहिए। कोई आदमी की प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, एक को प्रतिष्ठित करोगे दूसरे वाले जो है वो कनिष्ठ हो जाएंगे। अरे उनको उनको कनिष्ठ करने की क्या जरूरत है, जो उनको वरिष्ठ करने की क्या जरूरत है। तुम ना वरिष्ठ करो ना कनिष्ठ करो, सबको समान रखो। तो प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, उसको स्थापना नहीं होनी चाहिए। तो पूरी तरह से जो ये प्रावधान है कि गले में माला डाल के या मंच पे सजा के, ये सब चीजें खत्म की गई ताकि भेदभाव अभ्यास में ना आए और समानता अभ्यास में दिखाई देती रहे, जैसे पहले दिखाई देती थी, जैसे दिखाई देती है लोकसभा के अंदर। लोकसभा के अंदर आप देखोगे तो मंत्रियों की कुर्सी ऊंची नहीं होती, चाहे कोई सा मंत्री हो। मंत्री भी उसी रो में बैठते हैं, सिर्फ लोकसभा को चलाने वाला जो होता है वो ऊपर बैठता है, उसकी कार्यकारिणी नीचे बैठती है, जो उसके सबॉर्डिनेट होते हैं, अफसर होते हैं। बाकी सारे पक्ष जो होते हैं, पक्ष और विपक्ष, उनकी कुर्सियां एक जैसी होती हैं। किसी भी व्यक्ति की कुर्सी अलग नहीं है वहां। आगे पीछे बैठना तो उनकी सीनियरिटी जूनियरिटी है, क्योंकि जिसको बोलना है उसको आगे बैठाते हैं, जो ज्यादा बार का एमपी अनुभव वाला है उसको आगे बैठाते हैं, जो पहली बार आता है उसको पीछे बैठाते हैं,
जो उस पूरे ग्रुप को प्रेजेंट करने वाला लीडर होता है उसको आगे बैठाते हैं कि भाई ये बात रखेगा। पर कुर्सियां सबकी बराबर है, कहीं कोई चमकदार सी, किसी की सोने की, किसी की चांदी की जड़ी हुई कुर्सियां सिंहासन जैसी नहीं होती। ये पुराने नियम है जो चलते हैं, समर संघ ने भी वही लिए हैं। तो आदेश जो होता है, आदेश कहां से आएगा? आदेश आएगा संघ से, क्योंकि नियम किसने बनाया? संघ ने। तो वो संघ का आदेश बन गया, तो वही आदेश सबसे ऊपर है। फिर वो आदेश मान्य है, फिर उस आदेश के अलावा कोई आदेश नहीं माना जाएगा। वैसे ही जैसे पुराने समर संघी लोग जब तय कर लेते थे कि ये करना, तो वो करते थे। जैसे भिक्खु संघ तय करता था कि ये नियम बन गया तो नियम बन जाता था। जैसे लोकसभा तय करती है कि अब ये नियम पास हो गया तो वो नियम देश का नियम बन जाता है। वैसे ही समन संघ के अंदर जो हाउस ने पास कर दिया वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। तो संघ राजनीति में नहीं जाता कभी। राजनीति में संघ ही जा सकता है, पर संघ नहीं जाएगा, क्योंकि संघ कोई राजनीतिक संस्था नहीं है। संघ संघ है, संघ कोई धार्मिक संस्था भी नहीं है। संघ कोई इस तरह की संस्था नहीं है जो एक काम करती हो। संघ दरअसल लोगों के इकट्ठे होने का घर है। जिसको जो करना है वो करे। जिन लोगों को राजनीति करनी है वो जाए, पर संघ के नाम से नहीं जा सकते, संघ को लेके नहीं जा सकते, संघ में राजनीतिक लोगों को नहीं लेके आ सकते, संघ में राजनीतिक भाषण नहीं करा सकते, संघ में धार्मिक भाषण नहीं करा सकते, संघ में कोई डिस्प्यूटेड टाइप का एक ही प्रकार का किसी तरह का मंतव्य का भाषण नहीं करा सकते। संघ के अंदर कोई अपने एलआईसी का, अपने व्यापार का प्रमोशन नहीं कर सकता। जिसको करना है वो इंडिविजुअल करे, कोई मना नहीं है, पर इंडिविजुअल करे। पर संघ में सिर्फ संघ की बात होगी। संघ का प्लेटफॉर्म कुछ व्यक्तियों के लिए, एक व्यक्ति के फायदे के लिए काम नहीं करता। संघ का प्लेटफॉर्म सबके लिए काम करता है, और सार्वजनिक बात के हिसाब से यहाँ काम चलती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको राजनीति का चस्का लगा होता है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि मेरे एक मित्र रहे, उनको राजनीति, वो सचिवालय में रहते थे चंडीगढ़ में, वहाँ हरियाणा से थे, हरियाणा का जो सेक्रेटरी सर्विस है उसमें। तो सामाजिक काम करते थे, सरकारी कर्मचारियों का वो काम करते थे। चंदा वंदा बहुत बढ़िया इकट्ठा करते थे वो। जब भी कोई एट्रोसिटी हुई कहीं तो चंदा वंदा खूब इकट्ठा करते थे। मैंने उनको देखा, वो अच्छा अच्छा धमका के पैसा ले लेते थे, लाओ भी लाओ, 10,000 दो, 15,000 दो, 20,000 दो, कोई कमी नहीं रहती थी। और मेरे मित्र थे, क्योंकि वो मुझे मिले भी सरकारी कर्मचारियों के परिसंघ में थे। तो हरियाणा के अध्यक्ष थे वो, और मैं यहाँ दिल्ली को जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था उस समय। तो मेरी पारिवारिक उनसे दोस्ती हो गई। बड़े आदमी, अभी भी बड़े आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक कमी है कि उनको राजनीति का शौक है। मतलब उनको एमएलए बनने की जिद है, उनको एमपी बनने की। कोई बुरी बात नहीं है। अगर अच्छा आदमी एमएलए एमपी बने, वो अच्छे आदमी है, एमएलए एमपी बने, सही बात है, उनको बनना चाहिए। मिशनरी आदमी है, बढ़िया आदमी है, हमारी शुभकामना उनके साथ है कि वो बने। पर एक गलती खा गए वो। गलती ये खा गए, क्योंकि जब भी कोई उनके यहाँ कोई मीटिंग होती थी तो मैं चला जाता था, और मैं कोई मीटिंग लगाता था या हमारी कोई बड़ी मीटिंग होती तो हम उनको बुला लेते थे। तो एक दूसरे का मान सम्मान रहता था कि आओ भाई 2 मिनट आप बोलो, 2 मिनट हम बोलें, अपनी बात करें। पर मैं तो जनरल बात बोलता था, उनकी बातें रटगट हुआ करती थी, क्योंकि वो राजनीति से प्रेरित थी। तो मेरा उनका इस मामले में मैच नहीं करता था, पर दोस्ती हमारी सामाजिक होने के नाते बढ़िया थी। तो जब हमने ये कार्यक्रम यहाँ आरंभ किया तो उनको पता नहीं था कि यहाँ समन संघ की रूपरेखा क्या बन रही है और संघों की रूपरेखा क्या है और संघ क्या होते हैं। उन्होंने सोचा कि ये भी एक संगठन ही है। अब ये संगठन है, और उनको लगा कि भाई ये सुधीर राज सिंह तो बहुत बढ़िया बोलता है और ये लोगों को बढ़िया मैसेज दे रहा है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं और बहुत बढ़िया हो रहा है। तो वो उनके मन में ये रहा कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं और हम राजनीति में जाएंगे, आगे राजनीति में जाएंगे। जब 10 गोल्डन नियम बने और उस 10 गोल्डन नियम में 8वां नियम बना कि संघ राजनीति में कहीं नहीं जाएगा, तो मुझसे बोले यार ये 2 नियम बंद कर दो आप, एक तो चंदा वाला और एक ही राजनीति वाला। क्योंकि वो चंदा लेने में एक्सपर्ट थे और राजनीति में जाने की इच्छा थी। और यहाँ तो लॉक लग गया, या तो ताला लग गया। तो मैंने उनसे कहा, मैंने देखो ये संघ है, बेसिकली संगठन नहीं है। आपको राजनीति में जाना तो आप चले जाओ और संघ से कह के चले जाओ, पर ये लोग जाने के लिए नहीं बनाए जा रहे हैं। इन लोगों को राजनीति में या चंदे के लिए तैयार नहीं किया जा रहा है। अगर राजनीति में चंदे के लिए तैयार किया जा रहा होता तो भाई ऐसी पार्टियां बहुत है, जाओ, फिर यहाँ कुछ नया खोलने की क्या जरूरत थी? जिनको चंदा इकट्ठा करना, बहुत सारे लोग चंदा इकट्ठा करने वहां चले जाओ। राजनीति करने की इतनी पार्टी है तो हम क्यों दिमाग खराब करेंगे? हम तो मूलभूत एक जड़ से जो समस्या है उसको खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हम भी परेशान हैं। कहाँ कहाँ तक जाए, कहाँ कहाँ तक भागें। तो अब एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जो इन सब चीजों से परे हो और परमानेंट हो और अच्छा हो, जिसमें अच्छे लोग आए। अब वो नाराज हो गए। उनके बच्चों ने भी कहा कि आपके और पिताजी के बीच में कुछ खटपट चल रही है, हमको बड़ा डर है, क्योंकि 25 साल से घर का आना जाना था, सब जगह सब एक साथ आना जाना होता था, घूमने घामने भी। तो कहीं ऐसा ना हो मामला अलग अलग हो जाए, ये हो जाए, हो जाए। तो मैं समझ गया कि ये घर में जिक्र कर रहे हैं और इनमें घर में यहाँ तक बात पहुंची है कि भाई ये मेरी बात नहीं मानेगा तो हम जो क्या बोलते हैं अपनी दोस्ती खत्म कर देंगे। तो मुझे इशारा मिल गया, मैं समझ गया। पर मैं अपनी बात से हिला नहीं। तो उन्होंने कहा जी आपको ये करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई आप हाउस में प्रस्ताव ले आओ, संघ सबसे बड़ा होता है, अगर आपके प्रस्ताव पास हो जाएं तो बड़ी अच्छी बात है। पर एक बात ध्यान रखना कि जब हाउस में प्रस्ताव लाओगे तो सबसे ज्यादा विरोध में मैं ही बोलूंगा। वो और सनक गए और वो चले गए। उन्होंने राजनीति में हाथ आजमाए। आजकल वो कांग्रेस से यहाँ हरियाणा प्रदेश में कुछ हैं, कुछ पोस्ट वोस्ट उन्होंने ले ली है। तो वो अपना काम कर रहे हैं, वो करें, वो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही बाद में कुछ लोग और भी आए।
उनमें से एक करेक्टर है, मैं शनिवार इतवार में नाम बताऊंगा उस करेक्टर का आपको, क्योंकि अभी हम पक्का होके वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। वो करेक्टर बहुत बढ़िया, मतलब इतने सॉफ्ट स्पोकन, प्यार से बोलने वाले, बड़ा मासूम सा चेहरा बोलने वाले। और वो अफसर रहे उसमें महाराष्ट्र के अंदर, और धर्म की बात बताने वाले, बड़े करुणामयी, किसी को कठोर नहीं बोलने वाले, किसी को कुछ कहने नहीं वाले। तो मुझे समझ में आता था कि जो आदमी किसी को कठोर नहीं बोलता, किसी को अबे तबे नहीं बोलता, किसी को रोकता नहीं, किसी को टोकता नहीं, और सबकी बातों में कहता है हाँ जी ये बात बहुत बढ़िया, हाँ जी ये बात बहुत बढ़िया, ठीक है जी ये बात बहुत अच्छी, सबके हाँ में हाँ मिलाता है, वो आदमी राजनीति करता है, या वो आदमी राजनीति करेगा। कारण राजनीतिक आदमी कभी किसी को बुरा नहीं कहेगा, ना ही वो बुरा बनना चाहेगा। उसको सबका मत चाहिए, सबका वोट चाहिए। पर जो व्यक्ति संघी होगा, जो व्यक्ति संघों को अपने अंदर समा के रखेगा, वो कभी इस बात का लालच नहीं करेगा कि मुझे किसी का मीठा बनना है या कोई मेरा मीठा बने। वो अपनी आइडियोलॉजी को बचाने के लिए जान लगा देगा, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े, चाहे लड़ना पड़े, चाहे भिड़ना पड़े, चाहे कितना नुकसान उठाना पड़े, पर वो अपनी आइडियोलॉजी से खेल नहीं सकता, वो अपनी आइडियोलॉजी से समझौता नहीं कर सकता। संघी में और राजनीति के व्यवहार में ये जमीन आसमान का अंतर है। यानी जो राजनीतिक आदमी है, वो गलत बात हो, सही बात हो, झूठी बात हो, कड़वी बात हो, कैसी भी हो, या तो मौन रहेगा, या हाँ मिलाएगा, या मुस्कुराता रहेगा, पर कभी कठोर नहीं बोलेगा। और जो संघ से, संघ के विचार से ओतप्रोत होगा, वो देर सवेर कठोर बोलेगा। उसके मन में आग लगेगी, उसको लगेगा कि ये मेरी आइडियोलॉजी से छेड़छाड़ कर रहा है। क्योंकि अगर आइडियोलॉजी खत्म हो गई तो संघ खत्म है, और संघ खत्म है तो हम खत्म है। ये परमानेंट इलाज है, कोई राजनीति वाला टेम्पररी नहीं है। तो वो हमसे कहते थे, अरे सुधीर जी आप ना लोगों को गाली वाली मत दिया करो, कठोर मत बोला करो, बस 10,000 इकट्ठे होने दो, बस 10,000 लोग इकट्ठे हो जाए, फिर आप जो मन चाहे वो बोलना। तो मैंने कहा भाई 10,000 इकट्ठे करके क्या करोगे? कह रहे वैक्यूम है ना, वैक्यूम, ये वैक्यूम है, इसका फायदा उठाना चाहिए। तो वैक्यूम क्या था? वैक्यूम ये था कि ये माना जा रहा है कि भाई मायावती तो खत्म है, और सोसाइटी के अंदर लीडरशिप और किसी की है नहीं, तो हम लोगों को इकट्ठा करके और लीडरशिप देंगे राजनीतिक, तो वैक्यूम खत्म हो जाएगा। ये वैक्यूम का उनका मतलब था। तो मैं समझता था कि भाई ये आदमी मीठा बोलता है, वैक्यूम की बात करता है, 10,000 आदमी इकट्ठे। तो मैंने उनको समझाया, अरे यहाँ ऐसे ऐसे भी लोग हैं राजनीतिक जो एक आवाज में 5 लाख आदमी इकट्ठे कर लेते हैं। उनके 5 लाख इकट्ठे करने से कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारे 10,000 इकट्ठे करने से क्या होगा? इस सपने में मत रहो, इनमें इनमें कुछ नहीं रखा हुआ है। संघ की आइडियोलॉजी पर चलना है, जीवन इसी में देना है, आगे बहुत अच्छा भविष्य है, और ये परमानेंट इलाज है, इस इलाज के अलावा और कोई हमारे पास तरकीब नहीं है। तो इसी में जीवन लगाना है। कुछ कुछ लोगों को तो जीवन लगाना ही पड़ेगा, तो लगाओ जीवन। पर आदमी जब मनसूबा बना के आता है कि जी 60 साल में रिटायर होऊंगा, 58 साल में रिटायर होऊंगा, उसके बाद में 10-5 हजार आदमी मिलेंगे, उसके बाद में मैं पार्टी में जाऊंगा, तो हमने देखा उस आदमी का रुझान ही पार्टी में था। उसका एक दोस्त है जो एमपी है, उसने उसे कांग्रेस से चुनाव लड़ाया, चुनाव जिता लिया। पर हमने ये बताया नहीं किसी को कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, इनका पर्सनल मैटर है। फिर उसने काउंसिलर को चुनाव लड़ाए, फिर उसने, वहां तक तो ठीक था, फिर वो उस व्यक्ति ने वो राजनीति लोगों को बुलाना शुरू किया। तो थोड़ा सा मामला खटका के भाई ये या नहीं है, पर हमने कहा नहीं, क्योंकि जब तक सबूत हाथ में नहीं हो कहना नहीं चाहिए। वो ठीक है नहीं कहा। ऐसे करेक्टर भी आए, ऐसे करेक्टर चल भी रहे हैं। ऐसे करेक्टर भी चल रहे हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया। पहले वो बीएसपी से लड़ाया, उसके बाद जब बीएसपी से वो जो उनका आका था, जो उनका चेयरमैन था, जब वो बीएसपी से समाजवादी पार्टी में चला गया तो वो समाजवादी पार्टी में चले गए, और संघ में होते हुए समाजवादी पार्टी के लीडर से जाके मिले। फिर सुनने में आया कि अब उनका जो लीडर आका है वो बीजेपी में जा रहा है, तो अब वो बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, पर संघी है। पर हम तब तक नहीं कहते जब तक ऐसा सबूत ना आ जाए और कोई हाथ में ना जाए। ऐसे कई करेक्टर हैं जो पार्टियों से लेके और लड़े पड़े हैं। वो सारे के सारे परेशान है इस बात से कि ये जो 8वां नियम है, संघ राजनीति में जाएगा, ये उनके लिए खतरा है। तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ अनगल बातें करते हैं, वो यहाँ उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, वो लोगों को चिढ़ाते हैं, लोगों को बुझाते हैं, फोन करते हैं, भड़काते हैं, खिलाते ये करते हैं, या नई नई बातें लेके आते हैं, पर असली मंतव्य नहीं बताते कि उनको राजनीति करने से ये जो 8वां नियम है ये रोक रहा है। ना केवल राजनीति करने से रोक रहा है, बल्कि राजनीतिक आदमी को किसी संगति में लाके प्रमुखता से भाषण देने से भी रोक रहा है। आप किसी राजनीतिक आदमी को अगर किसी संगति में लेके आओगे तो मंच पे अगर बोलेगा तो समण की बात बोलेगा, और ये कहेगा मैं समण हूं, अपनी पार्टी का नाम नहीं ले सकता, और ना ही जयकार लगा लगा सकता है, वरना तो सामने बैठेगा और कोई प्रमुखता नहीं मिलेगी उसको। ये जो चीजें हैं ये बहुत मजबूत हैं, ये संघ की रीढ़ है। तो जिन लोगों को ये पसंद नहीं आती, वो बेचारे दाएं बाएं बहाना करके और कोशिश करते हैं कि ऐसे कुछ केस अभी हुए हैं। शनिवार में इसकी बात करेंगे हम, और खासतौर से सुबह को करेंगे नाम के साथ में। तो 9वां हमारा नियम है, संघ घातक की वापसी नहीं। ये नियम संगठनों में नहीं मिलता, क्योंकि संगठनों में संगठन घातक जो होता है, संगठन को तोड़ने वाला जो होता है, उसकी वापसी हो या ना हो, पर वो अलग संगठन बना लेता है। और कई बार राजनीतिक पार्टियां जिनको निकालती हैं कुछ समय बाद उनको ले लेती हैं। कई बार जो ऐसे सामाजिक संगठन है जिसमें आदमी चंदा लेके भाग जाता है, या विद्रोह करता है, या उसके टुकड़े करता है, उसको वापस ले लेते हैं।
कई बार जो लोग पहले समाज के टुकड़े करके जाते हैं, बाद में जब देखें कि चंदा कम हो गया, अब लोग नहीं जुड़ते, तो वो इकट्ठे भी हो जाते हैं, दो तीन इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये जो संगठन तोड़क की जो वापसी है, ये संगठनों में हो सकती है, राजनीतिक पार्टी में हो सकती है, दल बल में हो सकती है, ये लड़कों के जो कारोबार चल रहे हैं उसमें हो सकती है, पर संघ में नहीं है। संघ में अगर आपने पूरे संघ का एक बार विश्वासघात कर दिया, तो कोई कारण नहीं है कि उस पर हम दोबारा से यकीन करें। कोई कारण नहीं है कि हम उसको दोबारा से ये मान चले कि ये संघ का हितैषी होगा। क्योंकि जब संघ में ना चंदा है, ना धंधा है, ना पानी है, ना कोई राजनीति है, ना कोई ग्रुप है, ना कोई यहाँ मंच है, ना कोई माला है, ना यहाँ कोई पद है, ना कोई पोस्ट है, और फिर भी व्यक्ति संघात कर दे, तो वो व्यक्ति कितना खतरनाक हो सकता है। क्योंकि जो बेविजय कर रहा है, तो उसने कोई वजह ढूंढ ली है, यानी संघ में भी कोई ऐसी चीज ढूंढ ली है जिसकी वजह से वो संघात करने पे आमादा है। वरना संघ में रखा क्या है, या तो काम करना है, और संघ छूट देता है कि अगर आप काम नहीं कर सकते हो तो छुट्टी लेके चले जाओ, आप बाद में आ जाना, मत आना बाद में, पर यहां से बिगाड़ के मत जाओ। पर यहां से अगर रिश्ता बिगाड़ के जा रहे हो या कुछ लोगों को लेके जा रहे हो, तो मनसा ठीक नहीं है। इसका मतलब संघात किया है, और जो संघातक है उसकी वापसी कभी नहीं है। अगर ये नियम, नौवां नियम, हम इसको ढीला छोड़ दें, या ये नियम नहीं होता, तो अब तक तो लाइन लग जाती है आने जाने वालों की। इसको तो कचरा बाजार बना दिया, तो मछली बाजार बना दिया होता। इसलिए ये जो नियम है केवल संघों में मिलते हैं, कि संघ में जो संघ घातक है उसकी वापसी नहीं होती, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों का विश्वास तोड़ के जाता है, बहुत सारे लोगों का यकीन के साथ में घात करता है, बहुत सारे लोगों के परिवार के साथ में घात करता है, बहुत सारे लोगों के भविष्य में बच्चों के लाभ के साथ में घात करता है। इसलिए उसकी वापसी नहीं करते हैं। और 10वां नियम है हमारा कि ये जो 9 नियम है, ये ना बदले जाएंगे, ना ये अमान्य होंगे, और ना ये खत्म किए जाएंगे। ये हमारा 10वां नियम है। ये 10 नियम समन संघ की जान है। पर कोई झूठा आदमी जो इन नियमों को खुद तोड़ता हो, वो भी कह सकता है जी कि 10 नियम मानता हूं, 10 नियम में ऐसे उदाहरण जब आएंगे तो आपको बताएंगे कि क्या उदाहरण क्या नहीं। पर जो 10 नियम मानेगा वो शुद्ध रहेगा, और अच्छी तरह से संघ को चलाएगा, और अच्छी तरह से संघ में रहेगा, और उसको संघ का बहुत लाभ मिलेगा। अब नहीं मिलेगा तो कुछ समय बाद मिलेगा, पर संघ अपने डेस्टिनेशन तक, अपने अंतिम पड़ाव तक जाते ही जाते हैं। और जब संघ झोली भरते हैं तो इतना कुछ लेके आते हैं कि जो संघ में लगते हैं शुरू से लेकर आखिर तक उनके सबकी तृप्ति हो जाती है। उनको सबको सुख, उनको सबको विकास, और उन सबकी सुरक्षा संघ के द्वारा आसानी से हो जाती है। मेरी किसी बात में अगर कोई खराबी लगी हो, तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ संघ मुझे माफ माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि, संतों को वंदामि।